चलो स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग बात करने वाले थे लोड बैलेंसर के बारे में। लास्ट क्लास में हमने बात करी थी स्टोरेज के बारे में। आज बात करेंगे लोड बैलेंसर के बारे में। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लोड बैलेंसर्स। अभी लोड बैलेंसर होता क्या है पहले ये समझते हैं। सो फॉर एग्जांपल ये आपका एजूर क्लाउड है पोर्टल, जिसमें आपने लॉग इन किया, अपने सब्सक्रिप्शन को चेक किया, सब्सक्रिप्शन है, रिसोर्स ग्रुप चेक किया, अगर नहीं है तो क्रिएट किया, अगर है तो ठीक है। उसके बाद फिर आप रिसोर्स क्रिएट करना स्टार्ट करते। तो लेट सपोज आपने एक आपकी जो डेवलपमेंट टीम है उसने एक कोड लिखा है और वो कोड एक वेबसाइट डेवलपमेंट का है। तो उस कोड को डिप्लॉय करने के लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे एक सर्वर क्रिएट करोगे। तो आपने ये सर्वर क्रिएट करते हैं जहाँ पे आपकी आपका वेबसाइट डिप्लॉय होगी, वेबसाइट चलेगी। अब ये आपका सर्वर है, इसको लिख देता हूँ मैं यहाँ पे नाम, वेब सर्वर। अब क्या होगा कि आपने एजूर क्लाउड के अंदर गए, एक वीएम बनाया, वीएम पे एक सर्वर क्रिएट किया। वीएम मतलब एक सर्वर में कन्वर्ट किया, मतलब एक सर्विस डिप्लॉय करी। सर्विस कौन सी थी, वेबसाइट की। अब ये जो सर्वर है ये वेब सर्वर बन चुका है, और जो भी बाहर से जो वेबसाइट आपने बनाई है उस वेबसाइट के लिए जब वो एक्सेस करेगा, हिट करेगा उसके यूआरएल को, तो उसकी रिक्वेस्ट इस सर्वर पे आएगी। और फिर ये सर्वर कंटेंट रिस्पॉन्ड करेगा उस यूजर को। ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल नेटफ्लिक्स की वेबसाइट या फेसबुक की वेबसाइट, कुछ भी वेबसाइट, जैसे मान लो फेसबुक की वेबसाइट है। तो फेसबुक की वेबसाइट आपके डेवलपर ने कोड वगैरह किया, आपने उस वेबसाइट को डिप्लॉय कहाँ किया, इस सर्वर के अंदर किया। ठीक है। अब फेसबुक की साइट यहाँ पे चल रही है, बाहर से कोई सर्च करता है facebook.com, तो रिक्वेस्ट कहाँ जाएगी, उसकी रिक्वेस्ट आएगी इस सर्वर के ऊपर। और सर्वर पर रिक्वेस्ट आके फिर यूजर को सर्व होगी रिक्वेस्ट। ठीक है, जो भी कंटेंट है वो रिस्पॉन्स होगा। तो अभी तो यहाँ पे एक सर्वर है और इस सर्वर की कुछ कॉन्फ़िगरेशन होगी। 4 CPU, 8 GB रैम, ठीक है, या फिर 8 CPU, 16 GB रैम, ऐसा कुछ कॉन्फ़िगरेशन होगा इस वीएम का। और ये वीएम कैपेबल है इजिली 1000 कस्टमर्स को रिस्पॉन्स करने के लिए। मतलब अगर इस वीएम पे 1000 रिक्वेस्ट आएगी तो उतनी रिक्वेस्ट ये मशीन सर्व कर सकती है, उससे ऊपर नहीं कर सकती। तो कितने यूजर कर सकती है ये, एग्जाम्पल दे रहा हूँ जस्ट मैं, 1000 यूजर्स। ठीक है। तो 1000 रिक्वेस्ट यहाँ पे आएगी सर्वर पे, 1000 यूजर्स आएंगे एक्सेस करने कंटेंट को। तो 1000 यूजर को ये मशीन प्रॉपरली रिस्पॉन्ड करेगी, बिना लैगिंग के, बिना डिले के, बिना हैंग के। लेकिन जैसे ही यूजर बढ़ गए, जैसे मान लो फेसबुक में अचानक से कुछ लॉन्च हुआ या फिर कुछ भी नई सर्विस आई, उसके बेस पे यूजर्स बढ़ गए। अभी 1000 थे, अब मान लो 10,000 यूजर हो गए। सो 10,000 यूजर ये मशीन अकेले हैंडल नहीं कर सकती, क्योंकि इसकी लिमिट्स कितनी है, 1000 की। 10,000 नहीं कर सकती। उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, उस केस में पहला ऑप्शन तो ये है कि अगर एक वीएम पे 1000 आ रहे हैं तो मैं अलग अलग 4-5 वीएम और बना देता हूँ। तो आपने एक वीएम यहाँ बना दिया, एक वीएम यहाँ बना दिया, एक वीएम यहाँ, ऐसे मल्टीपल वीएम आपने क्रिएट कर दिए। अब आपने मल्टीपल वीएम क्रिएट कर दिया, और जो साइट आपने इस सर्वर में डिप्लॉय करी थी, इस मेन वेब सर्वर में, वही साइट आपने इस मल्टीपल सर्वर पे भी डिप्लॉय कर दी। यहाँ भी कर दिया, यहाँ भी कर दिया, यहाँ भी कर दिया, यहाँ भी कर दिया, यहाँ भी कर दिया। ठीक है। तो आपने अपने इंफ्रा लेवल पे तो चलो ठीक है सॉल्यूशन निकाल लिया, लेकिन जो आपका यूजर है वो तो एक ही डोमेन को हिट करता है, facebook.com। और वो facebook.com की रिक्वेस्ट इस सर्वर पे आ रही है, बाकियों पे कैसे भेजोगे। और आ कैसे रही है, इस सर्वर की कोई आईपी होगी, पब्लिक आईपी है एक आईपी। ठीक है। आपने जैसे मान लो फॉर एग्जांपल इस सर्वर की एक आईपी है, वो है ये 50.67.89.70, ये आईपी है इस सर्वर की। ठीक है। अब जब आपने इस सर्वर पे वेबसाइट डिप्लॉय किया तो आपको पता है कि आप पब्लिक आईपी अगर इंटरनेट पे हिट करते हो साइट डिप्लॉय करके, तो वो साइट ओपन हो जाती है। ठीक है, मैं बहुत लेमन लैंग्वेज में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो अब ये जो साइट है वो आईपी पे चल रही है, आपने टेस्ट आईपी पे किया। अब कस्टमर को तो आईपी नहीं देते ना, हम लोग देते हैं डोमेन। तो आपने मार्केट से एक डोमेन परचेज किया facebook.com करके, और इस आईपी को उस डोमेन से मैप कर।
facebook.com को उससे मैप कर दिया। अब जो भी facebook.com सर्च करता है तो वो जो facebook.com के पीछे आईपी किस सर्वर की है, वो इस सर्वर की, तो रिक्वेस्ट यहाँ पे आती है और ये सर्वर फिर उस रिक्वेस्ट को सर्व करता है। लेकिन अभी आपके पास मल्टीपल और भी सर्वर्स हैं, लेकिन आपका जो एड्रेस है वो इससे मैप है। तो क्या आपका ये तरीका हुआ कि एक ही इस फेसबुक वाला जो आपका डोमेन है उसको आप मल्टीपल सर्वर्स अटैच कर दो? नहीं, वो पॉसिबल नहीं। हमको मल्टीपल सर्वर्स पे मैप करने के लिए एक सिंगल डोमेन चाहिए होता है, एक सिंगल एंड पॉइंट चाहिए होता है। ठीक है, तो सिंगल एंड पॉइंट के लिए ही आईटी इंडस्ट्री में एक कंसेप्ट है लोड बैलेंसर का, जो लोड को, जैसे उसका नाम है लोड बैलेंसर, जो लोड को बैलेंस मतलब मैनेज करता है। अगर उसके पास 10 रिक्वेस्ट आई है तो उस 10 रिक्वेस्ट को कैसे मैनेज करना है वो लोड बैलेंसर डिसाइड करता है। ठीक है, तो होता क्या है वहां पे, वो भी समझाता हूँ मैं। देखो, अभी आपका एक सर्वर था, ठीक है, अब आपकी रिक्वेस्ट बढ़ गई है, ऑटोमेटिकली एक सडनली स्पाइक अप आ गया आपके उस पे वेबसाइट पे या प्लेटफॉर्म पे। ठीक है, आप क्या करोगे उस केस में? आप लेट सपोज मैं 2 और सर्वर इंक्रीज कर दूंगा, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, और तीनों सर्वर पे सेम फेसबुक वाला कोड जो वेबसाइट है वो डिप्लॉय कर दूं। अब मैंने डिप्लॉय तो कर दिया, लेकिन इस सर्वर की अलग आईपी होगी, इस सर्वर की अलग आईपी होगी, इसकी तो है ही अलग आईपी। अब मैं चाहता हूँ कि भाई तीनों का एक सिंगल एंड पॉइंट हो, तीन अलग अलग आईपी ना हो, सिंगल एंड पॉइंट हो, और वो सिंगल एंड पॉइंट के थ्रू ये तीनों वीएम भी कनेक्ट हो, और जो सिंगल एंड पॉइंट के थ्रू मुझे आईपी मिलेगी उस आईपी से मैं facebook.com डोमेन को मैप कर दूंगा। तो उसी चीज के लिए आपको यहाँ पे लोड बैलेंसर यूज करना होता है। एक सेकेंड रुको, मैं थोड़ा सा इसको, हम्म, तो यहाँ पे आप क्या करो सर, पहले तो हमारे पास होता था फिजिकल लोड बैलेंसर जब हम लोग ऑन प्रेम में काम करते थे, आज तो क्लाउड में करते हो आप लोग। पहले का लोड बैलेंसर दिखाता हूँ आपको मैं कैसा होता था। ये देखो, ये था पहले के टाइम का फिजिकल लोड बैलेंसर। अब ये जो आपको ये दिख रहे हैं ब्लॉक्स, यहाँ पे सर्वर से एक केबल लगा के, सर्वर्स में मतलब जो मशीनें होती थी पहले फिजिकली जहाँ पे साइट चलती थी, तो उस जो मशीनें होती थी वहां से केबल कनेक्ट करो और उस केबल को लाके इन प्लग्स में इन्हें मतलब इंसर्ट कर दो, 3 सर्वर 4 सर्वर जितने भी सर्वर्स हैं, फिर वो उस बेस पे लोड बैलेंसिंग करता था पहले फिजिकली। ठीक है, हो सकता है कि आज भी जो एजोर का फिजिकल डेटा सेंटर हो जहाँ पे इन लोग और फिजिकली काम करते हैं वहां पे ऐसा ही सेटअप हो, बट हम लोग यहाँ पे वर्चुअली करते हैं। ठीक है, तो कैसे वर्क करता है मैं दिखाता हूँ। Here's the paint. हम्म, तो अब क्या होगा कि आपने 3 सर्वर बनाया, तीनों में वेबसाइट डिप्लॉय कर दी फेसबुक की। अब आपको सिंगल एंड पॉइंट चाहिए, क्या करो, एक लोड बैलेंसर इनेबल कर दो, एक लोड बैलेंसर लगा दो, या आपने लगा दिया लोड बैलेंसर। ठीक है, और लोड बैलेंसर्स में ऑप्शन होता है जो भी बैकएंड में वीएम से उन्हें कनेक्ट करने का, तो आपकी तीनों वीएम को यहाँ पे कनेक्ट कर दो। और जब कनेक्ट कर लोगे तो क्या होगा कि ये आपका लोड बैलेंसर है और आपने उसको तीनों वीएम से कनेक्ट कर दिया है। और अभी जो इनके पास खुद की इंडिविजुअल अपनी अपनी आईपीस थी, अब उन आईपीस की नीड नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि लोड बैलेंसर उसके उनके ऊपर लगा हुआ है और लोड बैलेंसर की खुद की एक आईपी होती है। लोड बैलेंसर के पास खुद का एक डीएनएस नेम होता है, खुद की एक आईपी होती है। ठीक है, तो आपको लोड बैलेंसर से आईपी मिल जाएगी। फिर उस आईपी को उठाओ, जो आईपी आपको मिली, और आपका facebook.com जो डोमेन है उससे मैप कर दो, उससे मैप कर दो। अब जो यूजर है वो हिट करता है facebook.com। ठीक है, उसने हिट किया facebook.com। अब ये facebook.com का डोमेन किससे कनेक्टेड है, किससे मैप्ड है? लोड बैलेंसर से। कौन सा लोड बैलेंसर? इस लोड बैलेंसर से। रिक्वेस्ट इस लोड बैलेंसर पे आई, और जैसे ही यहाँ पे आई तो ये देखता है कि ये मेरे बैकएंड में कहाँ पे फेसबुक की साइट डिप्लॉयड है। ठीक है, या जो भी मेरे बैकएंड में लगा है वहां पे मैं रिक्वेस्ट भेज देता हूँ। तो जैसे ही रिक्वेस्ट facebook.com यूजर ने हिट किया, रिक्वेस्ट लोड बैलेंसर के पास आई, लोड बैलेंसर उस रिक्वेस्ट को
राउंड रॉबिन फॉर्मेट में इक्वली सारी मशीन पे भेजेगा। अगर 3 रिक्वेस्ट आ रही है तो एक इधर भेजेगा, एक इधर भेजेगा, एक इधर भेजेगा। अगर 6 आ रही है तो दो इधर, दो इधर, दो इधर। अगर 10 आ रही है तो उसमें कॉमन, ठीक है, इस तरीके से। या 15 आ रही है तो पांच 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 तीनों में भेज दिया। तो इस तरीके से लोड बैलेंसर वर्क करता है, अपने बैकएंड में रखी मशीनों पे राउंड रॉबिन फॉर्मेट में ट्रैफिक को ट्रांसफर करता है। तो ये क्या कर रहा है, लोड को बैलेंस कर रहा है, लोड को मैनेज कर रहा है, मतलब एक ही मशीन पे लोड नहीं आने दे रहा है। अगर मैं अभी लोड बैलेंसर हटा दूं, ये दो VM हटा दूं, तो क्या होगा, आपके सिंगल मशीन पे बार बार लोड आएगा जिसका आईपी आपने डोमेन में मैप किया है। लेकिन अभी क्या है, आपके बैकएंड में 3 सर्वर लगे हुए हैं, तो बराबरी तीनों में ही रिक्वेस्ट जा रही है, तीनों में लोड जा रहा है, ठीक है। तो इसलिए हम लोग यूज करते हैं लोड बैलेंसर। अब एजोर में 4 तरह के, वैसे 3 तरह के मेनली लोड बैलेंसर्स हैं एजोर क्लाउड के अंदर। ये लोड बैलेंसर कंसेप्ट आपको हर जगह सेम ही मिलेगा, चाहे AWS क्लाउड हो, एजोर हो, GCP हो, सेम तरीके से वर्क करता है लोड बैलेंसर। हम लोग यूज किस लिए करते हैं, कभी भी अगर आपको इंडस्ट्री में HA की बात आए, हायर अवेलेबिलिटी की बात आए, ठीक है, तो हायर अवेलेबिलिटी में तो जो सबसे पहली चीज माइंड में आती है वो होती है लोड बैलेंसर। हायर अवेलेबिलिटी का मतलब क्या होता है कि जो भी आप सर्विस दे रहे हो, फेसबुक सॉरी वेबसाइट, एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर, उस वो इतना अवेलेबल हो कि कभी डाउन टाइम ना आए, किसी यूजर को कोई प्रॉब्लम ना हो उसे एक्सेस करने का, उसको बोलते हैं हाईली अवेलेबल। तो अगर आप एक VM पे साइट चलाओगे, कल को अगर सर्वर बैठ गया तो यूजर को प्रॉब्लम होगी, तो आपकी साइट हाईली अवेलेबल नहीं है। लेकिन अगर 3-4 सर्वर हैं, ऊपर लोड बैलेंसर है, तो रिक्वेस्ट लोड बैलेंसर पे आ रही है और वो इक्वली बाकी सर्वर पे भेज रहा है, तो ये है आपका प्लेटफॉर्म हाईली अवेलेबल है, ठीक है। तो ये सब हाई अवेलेबिलिटी में आते हैं लोड बैलेंसर वगैरह। अगर मैं बात करूं कि कैसे, कितने टाइप के लोड बैलेंसर आपको एजोर में मिलते हैं। देखो, एक सेकंड। हम्म तो एजोर में अगर बात करूं लोड बैलेंसर्स की, तो यहाँ पे 3 तरह की सर्विस आपको देखने को मिलती है लोड बैलेंसर में। पहली सर्विस जो है वो है एजोर लोड बैलेंसर, ठीक है। और इस लोड बैलेंसर के भी 2 टाइप होते हैं। एक होता है प्राइवेट और एक होता है पब्लिक। कई लोग इसे इंटरनल भी बोलते हैं, प्राइवेट वाले को इंटरनल लोड बैलेंसर भी बोलते हैं, ठीक है। तो पहला लोड बैलेंसर आपका एजोर लोड बैलेंसर, जिसमें प्राइवेट लोड बैलेंसर प्राइवेट होता है और पब्लिक होता है। प्राइवेट मतलब क्या, अभी जो मैंने दिखाया था आपको एग्जांपल ड्रॉ करके, वो क्या था कि बाहर एक डोमेन रखा हुआ है, पब्लिक डायरेक्टली आपके सर्वर पे बाहर से आ रही है, आपके लोड बैलेंसर पे बाहर से आ रही है, तो फिर वो ट्रैफिक को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। हम लोग इंटरनल भी लगाते हैं। इंटरनल मतलब कि अगर इंटरनली आपके डेटाबेस प्राइवेट नेटवर्क्स पे रखे हुए हैं, आप चाहते हो कि भाई एक ही डेटाबेस सर्वर पे बार बार लोड ना आए, बाकी सर्वर्स भी लगा दूं डेटाबेस के लिए, तो वहां पे फिर लगाते हैं, वो हम आगे देखेंगे प्रैक्टिकल। तो एजोर लोड बैलेंसर है, ठीक है। उसके बाद आपका जो है वो है एप्लीकेशन गेटवे, ठीक है। ये भी एक लोड बैलेंसर का टाइप ही है, ठीक है, जो कि एजोर के अंदर आपको देखने को मिलेगा, जो हम लोग जिस पे बात करेंगे। और एक आपके पास यहाँ पे मिलता है वो है ट्रैफिक मैनेजर, ठीक है। तो ये 3 तरह के आपको एजोर क्लाउड में लोड बैलेंसर्स देखने के लिए मिलते हैं। मतलब लोड बैलेंसर के लिए 3 तरह की सर्विसेज आपको देखने को मिलती है, ठीक है। सबसे पहला है एजोर लोड बैलेंसर, ये कॉमन लोड बैलेंसर जैसे बाकी में आपको मिलता है। एक है एप्लीकेशन गेटवे और एक है ट्रैफिक मैनेजर। इनके अंदर, इसी लोड बैलेंसर सर्विस के अंदर आपको एक और ऑप्शन देखने को मिलेगा, वो है फ्रंट डोर CDN का। बट वो लोड बैलेंसर्स की सर्विस नहीं है, वो एक अलग कंसेप्ट है, वो एज
लोकेशंस के लिए या फिर कैशे के लिए यूज करते हैं। किस तरह कैशे वो देखेंगे हम लोग उसके टॉपिक में, बट अभी नहीं। लेकिन मेनली आपको ये 3 तरह के लोड बैलेंसर देखने के लिए मिलते हैं: एजोर लोड बैलेंसर, एप्लीकेशन गेटवे और ट्रैफिक मैनेजर। ठीक है। तो अगर मैं बात करूं एजोर लोड बैलेंसर की, ठीक है, सबसे पहले हम लोग वो समझते हैं। तो सबसे पहले आप यहाँ पे जाओ, सर्च करो सर्विस लोड बैलेंस की। ये देखो, आपको यहाँ पे, ये देखो, आपको यहाँ पे लोड बैलेंसिंग के लिए 2 सर्विस मिल रही है: एप्लीकेशन गेटवे लोड बैलेंसर, कंटेंट डिलीवरी के लिए एजोर फ्रंट डोर, डीएनएस लोड बैलेंसिंग के लिए ट्रैफिक मैनेजर। ये ट्रैफिक मैनेजर भी लोड बैलेंसर है, बट वो डीएनएस बेस्ड है, वो आगे बात करेंगे क्या होता है। लोड बैलेंसिंग, एप्लीकेशन गेटवे लोड बैलेंसर, हम लोग पहले लोड बैलेंसर समझते हैं। ठीक है। तो अभी मान लो फॉर एग्जाम्पल कि आप एजोर क्लाउड में गए और वहां पे आपने 2 सर्वर क्रिएट किया हुआ है, आपने 2 मशीन क्रिएट कर। हाँ 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 सर, डीएनएस मैप होगा, करेक्ट। हाँ, सर्वर से नहीं होगा, फिर लोड बैलेंसर खुद की आईपी होती है। करेक्ट। नहीं नहीं नहीं, बैक एंड पूल से। यहाँ पे क्या होता है कि हम लोग मतलब सर्वर्स कनेक्ट क्रिएट करते हैं ना, हर क्लाउड में अपना कंसेप्ट है। एडब्ल्यूएस में क्या है, वहां पे आप बनाते हो वो क्या बोलते हो उसे, टारगेट ग्रुप। ठीक है। उस ग्रुप के अंदर सारी मशीन ऐड कर देते हो और उस ग्रुप को कनेक्ट कर देते हो अपने लोड बैलेंसर से। वैसे ही यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है बैकएंड करके, ठीक है, बैकएंड पूल करके एजोर में। उस पूल में सारे सर्वर डाल दो जिसको आपको लोड बैलेंसिंग करानी है, और उसको फिर लोड बैलेंसर से अटैच कर दो। तो लोड बैलेंसर ऑटोमेटिक उस पीएम से अटैच हो गया और उस पर फिर आपकी रिक्वेस्ट को ट्रांसफर करता रहेगा। मल्टीपल किसके लिए? नहीं 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 नहीं, एक लोड बैलेंसर एक टाइम पे एक ही बैकएंड पूल से अटैच होगा। अगर दूसरे में करना है तो उसको डिटैच करो फिर दूसरे में भेजो, वरना कंफ्यूज हो जाएगा ना कहाँ पे रिक्वेस्ट भेजूं। लोड बेल लोड बैलेंसर 2 ही पोर्ट पे चलता है, 80N 443। ये इसका मेन पोर्ट। समझाएं, दोबारा बोलो। आपने लोड बैलेंसर पे देखो, आपने वीएम पे पोर्ट डाला है ना। जैसे फॉर एग्जांपल, ये आपका एक वीएम आपने बनाया, और इस पे अब क्या होगा, इस पे जैसे 3 तरह की चीजें होंगी। पहला, लोग इसे एसएसएच करेंगे तो आपने क्या किया, 22 पोर्ट डाल दिया। और फिर लोग इस पे वेबसाइट एक्सेस करेंगे तो आपने क्या, आपको अब क्या करना पड़ेगा, वेबसाइट के लिए 80N 443 पोर्ट को डालना पड़ेगा। तो आपने क्या बोला कि मैं नहीं चाहती कि कोई भी डायरेक्टली मेरे सर्वर पे आए, तो आपने 80N 443 पोर्ट को यहाँ पे भी रोक दिया, सिर्फ एसएसएच पोर्ट को इनेबल किया है। लेकिन हाँ, 80N 443 के लिए आपने क्या किया, एक और आपने लोड बैलेंसर का सिक्योरिटी ग्रुप बनाया जहाँ पे पोर्ट दोगे। तो ये आपका लोड बैलेंसर का सिक्योरिटी ग्रुप है। और आपने लोड बैलेंसर में इनेबल किया कि कोई भी अगर डायरेक्टली बाहर से आता है तो वो 80N 443 पोर्ट के बेस पे आ जाए। और इस सर्वर का जब आपने वो बनाया था ना सिक्योरिटी ग्रुप है जो भी, जहां पे पोर्ट दिया था, तो वहां पे सोर्स में डिफाइन किया है कि जब भी मेरे सर्वर पे 80N 443 से ट्रैफिक आए तो डायरेक्टली इंटरनेट से मत आ देना, सोर्स होगा मेरा लोड बैलेंसर। तो इसलिए आपने 2 बार वो पोर्ट्स डिफाइन किए।
अगर आपको डायरेक्टली करना है तो फिर डायरेक्टली वीएम पे कर दो, एटीएम 443 डायरेक्टली फ्रॉम इंटरनेट। बट आपने डायरेक्टली इंटरनेट पे नहीं दिया, आपने क्या बोला कि एसएच कोई भी कर ले जिसको मैं चाहती हूँ, लेकिन जो मतलब इंटरनेट से एक्सेस आना चाहता है वो डायरेक्टली ना आए, वो लोड बैलेंसर के थ्रू आए। तो आपने लोड बैलेंसर का एक और पोर्ट डिफाइन करके बनाया हुआ है। सोर्स डिफाइन कर दोगे कि वहां से रिक्वेस्ट आए एटीएन 443 के लिए। और कोई क्वेश्चन? शरद भाई आप पूछ रहे थे कुछ। अभी मैं दिखाता हूँ बैकएंड पूल में कैसे कनेक्ट होता है। तो एजोर में दो सर्वर आपने बनाया, दोनों सर्वर पे आपने साइट डिप्लॉय कर दी, सेम साइट। ठीक है। अब इस सर्वर की अपनी आईपी, इस सर्वर की अपनी आईपी। अब जो आपका एंड यूजर है वो एक ही सर्वर को हिट करता है, दो को तो हिट नहीं करेगा। ठीक है। वो एक ही सर्वर को हिट करेगा। तो मतलब एक ही सर्वर मतलब एक ही डोमेन को या एक ही आईपी को हिट करता है, दो को हिट नहीं करता। तो वो अगर इसकी आईपी हिट करेगा तो रिक्वेस्ट इस पे आएगी, इसकी करेगा तो इस पे आएगी। मतलब कॉमन कुछ भी नहीं है अभी इनके पास। ठीक है। लेकिन हम चाहते हैं कि एक कॉमन एड्रेस हो, तो आपने क्या किया, सिंपल लोड बैलेंसर सर्विस एजोर पे गए, वहां पे एक लोड बैलेंसर क्रिएट कर दिया। और लोड बैलेंसर क्रिएट करते समय ना आपको कुछ चीजें डिफाइन करनी पड़ती है। फ्रंट एंड पूल, बैक एंड पूल। ठीक है। बैक एंड पूल का मतलब होता है कि आपका जो सर्वर है वो किस पूल, पूल मतलब काइंड ऑफ ग्रुप, किस ग्रुप में रखा हुआ है। तो जो भी ग्रुप में आपने रखा हुआ दोनों सर्वर, उस ग्रुप को लाओ, इस लोड बैलेंसर से अटैच कर दो। और अटैच करते ही क्या होगा कि आपका जो लोड बैलेंसर है वो दोनों सर्वर से कनेक्ट हो गया है। इससे आपको एक आईपी मिल जाएगी, उस आईपी को उठाओ, आपके डोमेन से मैप कर दो। लोग बाहर से रिक्वेस्ट करेंगे, रिक्वेस्ट आपके लोड बैलेंसर पे आएगी, और लोड बैलेंसर आपके उस रिक्वेस्ट को राउंड रॉबिन फॉर्मेट में इक्वली बाकी सर्वर्स पे ट्रांसफर करेगा। तो ये बेनिफिट है आपका लोड बैलेंसर यूज करने का। चलो करते हैं क्रिएट, तो हमें समझ में आएगा। ये देखो मैं यहाँ पे पहले तो मुझे पहले वीएम बनाना पड़ेगा जहाँ पे लोड बैलेंसिंग करनी है। तो अभी मेरे पास दो वीएम है, लेकिन दोनों अलग रीजन पे हैं। मैं एक रख लेता हूँ जिसमें पब्लिक आईपी है, वहीं पे एक और क्रिएट कर लूंगा। ये सेंट्रल इंडिया में रख लेते हैं, एक और डिलीट कर देते हैं बल्कि इसको, और एक नई क्रिएट कर देते हैं। ठीक है, मैं एक वीएम क्रिएट कर लेता हूँ दूसरी। तो अब लोड बैलेंसर के लिए आपके पास आईपी जरूर होनी चाहिए, आईपी फ्री होनी चाहिए, क्योंकि आईपी का यहाँ बहुत खेल है। अगर आपके पास आईपीज नहीं है तो फिर प्रैक्टिकल नहीं कर पाओगे। तो मैं चेक कर लेता हूँ कोई आईपी है क्या हमारे पास, कितनी है कंज्यूम। वरना एक काम करते हैं, हमारे पास एक वीएम है अभी, एक ही वीएम पे लोड बैलेंसिंग करके देखते हैं। आप लोग को कंसेप्ट समझना है। ठीक है। यहाँ पे दो वीएम होनी चाहिए। तो मतलब दो, या मतलब कंपनी में मल्टीपल वीएम होती है, मतलब समझो कॉन्फ़िगर कैसे करते हैं। देखो क्योंकि मैं इसलिए बोल रहा हूँ, अभी हमारे पास एक आईपी तो ये सेंट्रल वीएम ले ली है, और दो आईपी हमें लोड बैलेंसर पे नीड पड़ती है, फ्रंट पूल के लिए और लोड बैलेंसर के लिए, तो वहां पे नीड पड़ेगी। तो मैं अभी रुको, एक ही वीएम पे लोड बैलेंसिंग करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक करो, स्टैंडर्ड लोड बैलेंसर पे क्लिक करो, और वहाँ देखो वहाँ पे दो ऑप्शन आए थे क्रिएट करते समय, गेटवे और स्टैंडर्ड। गेटवे वाला हम लोग सेपरेट पढ़ेंगे, एप्लीकेशन गेटवे वाला। अभी हम स्टैंडर्ड नॉर्मल लोड बैलेंसर क्रिएट कर रहे हैं। रिसोर्स ग्रुप सेंट्रल आरजी में क्रिएट करेंगे, नेम होगा हमारा एएल टेस्ट, एएलबी। एएलबी का मतलब क्या होता है, एप्लीकेशन लोड बैलेंसर। ठीक है। कुछ भी नाम दे दो यहाँ पे, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट देना चाहिए। रीजन सेंट्रल इंडिया, एसकेयू स्टैंडर्ड गेटवे रिसोर्सेज गेटवे। अब यहाँ पे हमें स्टैंडर्ड क्रिएट करना है, गेटवे क्रिएट नहीं करना। ठीक है। टाइप, अब देखो टाइप पूछ रहा है, पब्लिक करना है कि इंटरनल। मैंने बताया था आपको कि दो तरह के लोड बैलेंसर हमें क्रिएट करने पड़ते हैं लोड बैलेंसर के अंदर।
पब्लिक और इंटरनल। इंटरनल किस लिए करते हैं मैं आपको उसका भी थोड़ा सा थ्योरी बता देता हूँ, तो आप लोग के माइंड में एक पिक्चर क्लियर रहेगी। एक सेकेंड, इतने सारे पेंट। हम्म तो प्राइवेट ऑटोमेशन का मतलब क्या होता है कि आप, ये आपका पूरा क्लाउड है, और इस क्लाउड में एक आपका जोन है जहां पे आपने पब्लिक सबनेट्स मतलब पब्लिक नेटवर्क में चीजें बनाई हुई है, एक आपने प्राइवेट नेटवर्क में चीजें बनाई हुई है, ये आपका प्राइवेट नेटवर्क है। ठीक है, यहाँ पे आपने क्या किया, आपने डेटाबेस सर्वर क्रिएट किया, ये एक डेटाबेस सर्वर है, ये एक डेटाबेस सर्वर है, ये एक डेटाबेस सर्वर है। अब तीनों ही डेटाबेस सर्वर्स हैं डेटा स्टोर करने के लिए। ठीक है, अब तीनों डेटाबेस सर्वर्स तो हैं, लेकिन अगर जब बाहर से रिक्वेस्ट आ रही है, कोई रिक्वेस्ट कर रहा है, तो पहले आपकी रिक्वेस्ट कहाँ पे आई, जैसे आपका सर्वर लगा हुआ है मेन सर्वर, फ्रंट एंड सर्वर, तो आपकी रिक्वेस्ट इस फ्रंट एंड सर्वर पे आई, और यहाँ पे मान लो उन्होंने, ये यूजर ने कुछ अपना इनपुट्स दिया, अपना यूजर आईडी पासवर्ड नाम ये सब इनपुट्स दिया। अब वो इनपुट्स डेटाबेस में स्टोर करना है, तो वो रिक्वेस्ट डायरेक्टली इसी डेटाबेस पे बार बार जा रही है, इन पे नहीं जा रही, इसी पे जा रही है बार बार, तो क्या होगा, इस डेटाबेस सर्वर पे लोड बढ़ेगा। ठीक है, लोड बढ़ेगा, क्या हो सकता है कि कल को ये डेटाबेस सर्वर बैठ भी जाए, बट डेटाबेस बहुत ही मतलब मेन कंपोनेंट है एक इंफ्रास्ट्रक्चर का। ठीक है, बहुत ही प्रीसियस कंपोनेंट है जहाँ पे पूरा डेटा स्टोर है, तो आप नहीं चाहते कभी इसमें डाउन डाउन टाइम या कुछ भी आए। तो इसके लिए आप क्या करोगे यहाँ पे, कि भाई 3 सर्वर आपने लगा ही दिया है, तो उसके ऊपर एक लोड बैलेंसर लगा दो। ठीक है, और अब पब्लिक आईपी का काम नहीं, यहाँ पे प्राइवेट आईपी का, तो जो इन सर्वर की प्राइवेट आईपी होगी, आप प्राइवेट आईपी को इस लोड बैलेंसर से कनेक्ट कर दो, और करने के बाद इस लोड बैलेंसर का जो आपको एड्रेस होगा, उस एड्रेस को फ्रंट एंड सर्वर से अटैच कर दो। अब क्या होगा, अब रिक्वेस्ट फ्रंट एंड पे आई, जब भी डेटाबेस के लिए जाएगी तो उसकी रिक्वेस्ट आएगी इस डेटाबेस, इस लोड बैलेंसर सर्वर पे, लोड बैलेंसर पे, और लोड बैलेंसर फिर उस ट्रैफिक को बराबर ही इन तीनों डेटाबेस सर्वर पे ट्रांसफर करेगा। लेकिन ये जो कम्युनिकेशन है इंटरनली हो रहा है, ये प्राइवेट नेटवर्क्स पे हो रहा है, पब्लिक पे नहीं। पब्लिक के लिए आपने ऊपर बनाया हुआ है, ये अंदर चीजें हो रही हैं, इसको बोलते हैं इंटरनल लोड बैलेंसर। ठीक है, जब आप प्राइवेट सर्वर के लिए इंटरनल कम्युनिकेशन के लिए लोड बैलेंसर इंप्लीमेंट करते हो, वो होता है इंटरनल लोड बैलेंसर। इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछता है व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन प्राइवेट एंड पब्लिक लोड बैलेंसर, तो आपको बताना पड़ेगा। उसके बाद अब देखो यहाँ फ्रंट एंड आईपी बोल रहा है, फ्रंट एंड पूल, फ्रंट एंड आईपी क्यों मांग रहा है, कि भाई आपके बैकएंड में सर्वर्स होंगे, मेरे को तो फ्रंट एंड आईपी दो, जिस आईपी को आप मैप करोगे डोमेन में, जिस आईपी को आप डोमेन से कनेक्ट करोगे, जिस आईपी से आप साइट को एक्सेस करोगे, तो वो बोल रहा है एक आईपी दो मुझे, तो यहाँ पे एक आईपी देनी पड़ेगी उसे। तो मैंने बोल दिया ALB फ्रंट आईपी। बोल रहा है कि इस नेटवर्क के अंदर आईपी दूं, तो हमने सेंट्रल वीनेट लेंगे हम लोग, सबनेट कोई भी डिफॉल्ट वाला ले लो। असाइनमेंट, अब देखो पूछ रहा है कैसी आईपी चाहिए, डायनेमिक या स्टैटिक, कौन बताएगा मेरे को डिफरेंस डायनेमिक और स्टैटिक में। डायनेमिक का मतलब होता है कि अगर आपने एक वीएम बनाया, उस वीएम पे आपको पब्लिक आईपी मिली, कल को अगर आप उस वीएम को स्टॉप करके स्टार्ट करोगे, तो अगर अभी आईपी 50.67 ऐसे कुछ थी, हो सकता है कि अगली बार 50.42 या 47.33, मतलब आईपी बदल जाएगी नेक्स्ट टाइम स्टॉप स्टार्ट करते ही। तो बेटर है कि आप क्या करो, हमेशा आईपी को स्टैटिक रखो। स्टैटिक मतलब क्या, परमानेंट आईपी, आप वीएम को स्टॉप करो स्टार्ट करो कुछ भी करो, आपकी आईपी चेंज नहीं होगी। ठीक है, तो इसलिए हम लोग इंडस्ट्री में भी स्टैटिक आईपी ही प्रेफर करते हैं लोड बैलेंसर कंसेप्ट पे, डायनेमिक नहीं करते। डायनेमिक क्यों नहीं करते, सिंपल सा एग्जांपल है, 1 सेकंड लूंगा देने में। देखो, आपने इस वीएम पे एक स्टैटिक आईपी दे दी, सॉरी डायनेमिक आईपी दे दी। ठीक है, आपको डायनेमिक आईपी मिल गई यहाँ पे, इस इस सीरीज में कोई आईपी मिल गई आपको। ठीक है, इस आईपी को आपने उठाया और डोमेन में मैप कर दिया, facebook.com जो भी आपका डोमेन था उसमें मैप कर दिया। ठीक है, अब कल को जब आपने इस वीएम को स्टॉप किया और दोबारा स्टार्ट किया, तो क्या हुआ कि ये आईपी बदल गई, अब 5078 थी, अब 4732 कुछ ऐसे करके हो गई। तो आपने मैपिंग किस आईपी से करी थी, इस आईपी से,
अब जब आपकी रिक्वेस्ट आएगी, जब आपकी डोमेन पे कोई रिक्वेस्ट करेगा facebook.com या जो भी रिक्वेस्ट करेगा, तो ढूंढता है कि भाई मेरे बैकएंड में तो 50.78 आईपी मैप थी, वही सर्वर की आईपी थी, लेकिन अब वो आईपी मिल नहीं रही है। और जब आईपी नहीं मिलेगी तो क्या होगा? 502 बैड गेटवे का एरर आएगा आपके कस्टमर्स को, आपके यूजर्स को, क्योंकि सर्वर रीच ही नहीं कर पा रहा है, आप मतलब रिक्वेस्ट रीच ही नहीं कर पा रही, सर्वर तक जा ही नहीं पा रही है। क्यों नहीं जा पा रही है? क्योंकि वो आईपी एग्जिस्ट नहीं करती। तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा? दोबारा जो नई आईपी मिली आपके सर्वर को, उसको मैप करो। तो क्या आप हर बार यही करते रहोगे? इसीलिए इंडस्ट्री में हमेशा हम लोग स्टैटिक आईपी लेके चलते हैं, डायनेमिक नहीं लेके चलते हैं। आईपी एड्रेस, देखो डायनेमिक में फायदा है कि आपको ऑटोमेटिक, नहीं वो डायनेमिक में बोल रहा है कि मैं ऑटोमेटिक आपको आईपी दे दूंगा, स्टैटिक में आप खुद की एक आईपी डिफाइन कर दो। हाँ, ये ऑटोमेटिक वहां से दे देता है। स्टार्टिंग में बोल रहा है खुद की एक आईपी कोई डिफाइन कर दो जो आपको चाहिए। मैं क्या आईपी दूं यार? यही मैं सोच रहा हूँ, अभी मैं डायनेमिक ले लेता हूँ, बाद में देखते हैं। एएलबी फ्रंट आईपी, नेक्स्ट बैकएंड पूल क्रिएट करना पड़ता है जहाँ पे आपकी सर्वर्स होंगे बैकएंड वाले। तो मैंने बोला टेस्ट बीपी बैकएंड पूल, एनआईसी नहीं चाहिए हमें, आईपी एड्रेस बेस पे चाहिए। तो आईपी एड्रेस आपको यहाँ से लेना पड़ेगा, ये वाला। ठीक है, ये वीएम का आईपी है। ये अगर देखूं मैं, तो ये वीएम है। ये जो एड्रेस आ रहा है ये वीएम है एक। ठीक है, 10.0.1.4, ये जाके आप चेक कर सकते हो वहां पे सर्वर पे भी, आईपी 10.0.1.4 किसकी आईपी है? आपकी वर्चुअल मशीन की आईपी जहाँ पे साइट चल रही है। तो ये सेंट्रल वीएम रिसोर्स में था, सेंट्रल वीएम उसका नाम था, या मैं दे दिया यहाँ पे। ठीक है, सेव कर दो। ये आपका सेंट्रल मतलब बैकएंड पूल भी ऐड हो गया, जहाँ पे आपका लोड बैलेंसर रिक्वेस्ट भेजेगा। ठीक है, जिस सर्वर पे भेजेगा। उसके बाद एक इनबाउंड रूल आपको क्रिएट करना पड़ता है लोड बैलेंसिंग के लिए। यहाँ पे क्लिक करो, मैंने बोल दिया ELB रूल। ठीक है, फ्रंट एंड आईपी ये है, इस आईपी पे रिक्वेस्ट आनी चाहिए, ये आईपी हम डोमेन से मैप करेंगे, और रिक्वेस्ट इन सर्वर पे सर्व होगा, इस बैकएंड पूल में जो सर्वर्स है उन पे सर्व होगा। अभी मैंने टाइम बीइंग के लिए एक ही सर्वर लिया है, क्योंकि हमारे पास आईपी की शॉर्टेज है। बट हमें यहाँ पे दो तीन सर्वर, जितने सर्वर है वो सब लेने पड़ते हैं। ठीक है, ये एक चीज है ध्यान रखना। उसके बाद पोर्ट नंबर डिफाइन कर दो यहाँ पे, किस पोर्ट पे चलेगा। तो हमारा 80 पे चलता है, बैक एंड पोर्ट भी हमारा 80 पे चलेगा। ठीक है, रिक्वेस्ट 80 पे ही आएगी, सर्व भी 80 पे होगी। उसके बाद सेशन परसिस्टेंस नन रखो अभी। आप यहाँ पे दे सकते हो कि सोर्स आईपी, आईपीएन प्रोटोकॉल, ये आपको मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा नेटवर्किंग पे। आइडल टाइम आउट मिनट्स, कितने टाइम हो, जैसे इसका मतलब क्या होता है कि मेरा जो रिक्वेस्ट है वो 1 मिनट तक ट्राई किया, 2 मिनट तक ट्राई किया, 3 मिनट तक, अब रीच ही नहीं हो पा रहा है। और जब रीच नहीं होगा तो क्या होगा? एरर देगा। तो हमने यहाँ पे 4 मिनट डाला हुआ है कि 4 मिनट तक रिक्वेस्ट सर्व करते रहो, मतलब ट्राई करते रहो। अगर 4 मिनट तक रिक्वेस्ट एक्सेस नहीं होती तो फिर हटा दो, लेकिन 4 मिनट बहुत बड़ा टाइम है, तो मैं 1 मिनट रखूंगा बस। अच्छा, वो मिनिमम 4 ही दे रहा है, ठीक है, रख लो। उसके बाद सेव करो इसे। अच्छा, हेल्थ प्रूफ देना पड़ता है। हेल्थ प्रूफ मतलब टारगेट ग्रुप, जो आप AWS में देखोगे टारगेट ग्रुप, वैसे यहाँ पे हेल्थ प्रूफ है, बताना पड़ता है। हेल्थ प्रूफ नेम मैंने दे दिया HP ELP
और प्रोटोकॉल टीसीपी पे चाहिए हमें 80 पोर्ट पे चाहिए। इंटरवल सेकंड 5 सेकंड तक चेक करना। अब ये हेल्थ प्रूफ क्या है कि ये आपकी वीएम को, वो जो आपने बनाया था बाहर टाइम आउट रिक्वेस्ट, वो एक लोड बैलेंसर के कंप्लीट लोड बैलेंसर पे था, अभी आप वीएम पे दे रहे हो कि अगर 5 सेकंड तक मेरे सर्वर तक रिक्वेस्ट नहीं जाती है तो फिर एरर भेज देना। तो आप इसको बढ़ा सकते हो, ये सेकंड कम है, 30 सेकंड कर दो, उसके बाद सेव कर दो और फिर यहाँ पे सेव कर दो। आउटबाउंड आउटबाउंड रूल क्रिएट नहीं करना पड़ता क्योंकि आपने इनबाउंड रूल दे दिया है, अगर कोई रिक्वेस्ट अंदर आई तो बाहर तो जाएगी। ठीक है, और फिर आप क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे लोड बैलेंसर क्रिएट करने में थोड़ा सा आपको कॉम्प्लेक्सिटी मिलेगी एज कम्पेयर टू AWS। तो कंफ्यूज मत होना, बेसिक क्या है, नाम दो, यहाँ पे रीजन दो, पब्लिक क्रिएट करना, पब्लिक दो, इंटरनल मैंने पब्लिक करनी थी, स्टैंडर्ड रीजनल या ग्लोबल। रीजनल मतलब एक सिंगल रीजन पे आपको लोड बैलेंसिंग करनी है तो आप रीजनल क्रिएट कर रहे हो। अगर ग्लोबली करना था तो ग्लोबल लेते हैं। ग्लोबल का भी एग्जांपल आगे एक दूंगा मैं आपको अभी। फिर उसके बाद फ्रंट एंड आईपी कॉन्फ़िगर कर दो। अरे यार कैसे किया। ब्रैकेट में वो देना पड़ता है। यहाँ पे फ्रंट एंड आईपी अभी तो ऑप्शन आया था, पता नहीं कहाँ चला है। आईपी देने का मैंने आईपी दिया भी था। एक मिनट में पैक एटलीस्ट 150 आईपी नीड्स। अच्छा। हम्म, एक सेकंड हो तो आपने वो मैंने पूरे ऑप्शन तो बता ही दिए थे कि क्रिएट करने में थोड़ा सा इश्यू आएगा क्योंकि फ्रंट एंड पूल क्रिएट नहीं हो रहा है। आईपी देखनी पड़ेगी। रिक्वेस्ट ANP स्टैंडर्ड इंटरनल रिपब्लिक रीजनल क्रिएट करना है, ग्लोबल नहीं क्रिएट करना। नेक्स्ट ऐड फ्रंट एंड आईपी। IP4 चाहिए, पब्लिक क्रिएट न्यू टेस्ट स्टैटिक जो नाम से एक आईपी मिल गई। सेव। नेक्स्ट बैकएंड पूल, ऐड बैकएंड पूल टेस्ट VP वर्चुअल नेटवर्क सेंट्रल VNet रिसोर्स ऐड कर लेते हैं। देखो कैसे ऐड करते हैं, तो ये आपकी एक ही वीएम आ रही है, आपने इसको सेलेक्ट करके ऐड कर दिया। दो वीएम आती है तो दोनों सेलेक्ट करके ऐड कर देते हैं लोड बैलेंसर बैकएंड पूल में। बैकएंड पूल मतलब वो
मशीन जिस पे आप लोड बैलेंसिंग करोगे, तो सेव कर दिया। नेक्स्ट, इनबाउंड रूल अभी हमने बनाया तो दोबारा बना रहा हूँ मैं। टेस्ट रूल फ्रंट एंड आईपी पर रिक्वेस्ट आएगी, तो ये रही फ्रंट एंड आईपी। और बैक एंड पूल पे रिक्वेस्ट जाएगी, तो ये रहा बैक एंड पूल जहाँ सर्वर से पोर्ट 80 पे वर्क करता है, बैक एंड पोर्ट भी 80 पे चलेगा। हेल्थ प्रूफ क्रिएट करना पड़ेगा आपको, तो टेस्ट दे दिया मैंने HP 30 सेकेंड तक टाइम आउट से टाइम हो। उसके बाद सेव। नेक्स्ट, और वन रोल नहीं बनाते, रिव्यू क्रिएट क्रिएट कर देते हैं। क्रिएट हो गया, ठीक है। अभी चलते हैं उस सर्वर पे, एक साइट डिप्लॉय करते हैं। ये रहा सर्वर, उसकी पब्लिक आईपी कॉपी किया, CMD एंटर। क्लियर। अब यहाँ पे एक साइट डिप्लॉय कर देते हैं। तो पहले चलता हूँ रूट पे, sudo -i। सबसे पहले आपको, जब भी आप किसी मशीन पे लॉगिन करो और सेटअप कर रहे हो सर्वर डिप्लॉय करने के लिए कुछ भी, तो सबसे पहले उबंटू बेस्ड VM पे apt-get अपडेट कमांड चला देना, ताकि मशीन आपकी एक बार अपडेट हो जाए। ये उबंटू लिनक्स की कमांड है मशीन को अपडेट करने के लिए। तो मैंने अपडेट कर दिया। अब मतलब कोई पैकेज वगैरह होगा तो वो सब अप टू डेट हो जाएगा, रेडी हो जाएगा। और कुछ नहीं है। हम्म, अब क्लियर कर लेते हैं इसे। सबसे पहले इंस्टॉल करूंगा मैं एक वेब सर्वर। मार्केट में 3 वेब सर्वर फेमस हैं, मैंने स्टार्टिंग में बताया था साइट डिप्लॉय करने के लिए, मतलब वेबसाइट को डिप्लॉय करने के लिए। पहला है एनजिनिक्स, दूसरा है अपाचे, तीसरा इट्स नॉट अ वेब सर्वर बट कई लोग यूज कर लेते हैं, टॉम कैट। ठीक है। लेकिन जो मोस्टली आपको देखने मिलेगा वो अपाचे या एनजिनिक्स मिलेगा। तो मैंने बोला apt-get इंस्टॉल कर रहा हूँ मैं। ये उबंटू लिनक्स में ये कुछ भी चीज इंस्टॉल करनी हो तो ये आपको कमांड देना पड़ता है, apt-get। उसके बाद इंस्टॉल, क्या इंस्टॉल कर रहे हो? अपाचे 2 वाला पैकेज कर रहा हूँ मैं। अपाचे 2 वेब सर्वर कर रहा हूँ मैं। ये मैं खुद से नहीं लिख रहा हूँ, अगर जाके यहाँ पे गूगल में सर्च करोगे हाउ टू इंस्टॉल अपाचे इन उबंटू सर्वर, सारी कमांड मिल जाएगी, कॉपी पेस्ट कर देना, सेम कमांड कमांड होती है जो मैं चला रहा हूँ। हो गया आपका अपाचे इंस्टॉल। अब उसके बाद एक बार उसकी सर्विस चेक कर लो, इंस्टॉल हुई कि नहीं। सर्विस अपाचे 2 स्टेटस एक्टिव एंड रनिंग है सर्विस, ठीक है। अब यहाँ पे साइट डिप्लॉय करते हैं, कैसे करेंगे? तो जब भी आप कोई वेब सर्विस इंस्टॉल करते हैं सर्वर पे, तो उनका एक डिफॉल्ट पाथ बनता है। वो पाथ ये है, CD मतलब चेंज डायरेक्टरी कर रहा हूँ, उस पाथ पे जा रहा हूँ मैं, CD/where/www/html। अगर आप पाथ पे आओगे तो ये पाथ है जहाँ पे आप लोग कोई भी वेबसाइट का कोड यहाँ पे रख सकते हो, डिप्लॉय कर सकते हो। अब मेरे पास कोड तो है नहीं, डेवलपर ने किया नहीं है कोड, मेरे पास डेवलपर डेवलपर नहीं है। तो मैं खुद का एक कोड लिख लेता हूँ HTML फॉर्मेट में। तो HTML जो कोडिंग लैंग्वेज होती है, उसका जो मेन फाइल होता है वो होता है index.html। मैं यहाँ पे एक index.html करके एक फाइल बना रहा हूँ, विम करके। अंदर जाऊंगा, यहाँ पे लिखूंगा मैं
वेलकम टू माय वेबसाइट, इतना लिख दिया मैंने, इसको सेव कर दिया। और सेव करके फिर मैं यहाँ पे एक बार इस सर्विस को रीस्टार्ट कर लेता हूँ अपाचे को, क्योंकि मैंने इस पे कुछ काम किया है तो रीस्टार्ट करना जरूरी है। सर्विस अपाचे टू रीस्टार्ट। अब क्या करो आप, साइट आपने डिप्लॉय, अब इस मशीन पे मैंने एक साइट डिप्लॉय कर दी है, ठीक है। आपने सैंपल टेस्ट फाइल डिप्लॉय करी है, बट आप लोग चाहते हो पूरा कोड डिप्लॉय कर सकते हो, लेकिन कंसेप्ट सेम ही होगा। अब ये कॉपी करो और यहाँ पे आके हिट करो गूगल में उस आईपी को, देखते हैं रिक्वेस्ट खुलती है कि नहीं। नहीं खुल रही है, क्यों नहीं खुल रही है? क्योंकि उस मशीन का जो सिक्योरिटी ग्रुप है, जो सिक्योरिटी उसको अंदर नहीं जाने दे रही। तो फिर क्या करना पड़ेगा? उसके लिए आप नेटवर्क सेटिंग जो दिख रहा है वीएम का, यहाँ पे आना हमेशा, और यहाँ पे आने के बाद नीचे आओगे, ये देखो यहाँ पे पोर्ट्स लगे हुए हैं। तो अभी यहाँ पे कौन सा पोर्ट लगा हुआ है? सिर्फ लगा है 22 पोर्ट, एसएच पोर्ट, मतलब उस मशीन को सिर्फ लोग एसएच कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। बट अभी तो मैं साइट भी एक्सेस कर रहा हूँ, वो किस पे चलता है? वो 80 पोर्ट पे चलता है, 80 एंड 443 पे। 443 मतलब होता है सिक्योर पोर्ट, जैसे ये है, ये HTTPS लगा हुआ ना, ये सिक्योर पोर्ट है। यहाँ पे 443 पोर्ट रिक्वायर्ड होगा। हमारे पास अभी सर्टिफिकेट वगैरह नहीं है, सिक्योरिटी कुछ नहीं है, तो हम लोग 80 पोर्ट पे भी काम चल जाएगा, ठीक है। तो सोर्स कहीं से भी ट्रैफिक आए, सब कोई किसी भी पोर्ट को लेके आए। डेस्टिनेशन क्या है? कुछ डेस्टिनेशन यहाँ पे एनी दिया है, लेकिन कस्टम सर्विस HTTP दे दिया मैंने कि 80 पोर्ट के लिए वो स्पेशली है, ठीक है। और ऐड कर दिया मैंने। यहाँ पे वो नाम अपना अपना स्पेसिफिक दे सकते हो, मस्ट लॉग इन विद लेटर और नंबर, एंड विद लेटर और नंबर अंडरस्कोर। अच्छा, स्पेस हो गया ना। हम्म। तो ये देखो, पीएम पोर्ट 80 पोर्ट अलाउ कर दिया। अब अगर वो आईपी हिट करूँ मैं, ये देखो मेरी साइट खुल रही है, वेलकम टू माई वेबसाइट, ठीक है। अभी वो आईपी पे चल रही है। अब इस आईपी को डोमेन में मैप कर दूंगा, तो क्या होगा? लोग डोमेन हिट करेंगे facebook.com या कुछ भी .com, रिक्वेस्ट आईपी के थ्रू मेरे सर्वर पे आएगी और ऐसे साइट खुल जाएगी, ठीक है। लेकिन एक सर्वर की तो ठीक है, मेरे पास 4-5 सर्वर हो तो क्या करना पड़ेगा उसके लिए? फिर मैंने लोड बैलेंसर लगाया है, और लोड बैलेंसर में सर्वर ऐड है। चल के देखते हैं उसके थ्रू हम लोग साइट एक्सेस कर पा रहे हैं कि नहीं। तो आप लोड बैलेंसर्स पे जाओ, क्लिक करके अंदर जाओ, देखो यहाँ पे ये है फ्रंट एंड आईपी, इसे कॉपी कर देना। फ्रंट एंड आईपी से ही साइट चलेगी, ठीक है। मैंने कॉपी कर लिया। इनकॉग्निटो मोड पे साइट, अपना एक बार सर्वर यूआरएल ब्राउजर ओपन करता हूँ और आप हिट करता हूँ। देखो, देखो साइट खुल गई मेरी, कंटिन्यू करूंगा। ये देखो, ये किसकी आईपी है? ये लोड बैलेंसर की आईपी है, ये मेरे सर्वर की आईपी नहीं है। तो अभी रिक्वेस्ट एक मशीन पे गई जिसपे साइट चल रही है। आप 4 मशीन लगा दो, सेम चीज डिप्लॉय कर दो, तो आपकी रिक्वेस्ट चारों पे जाएगी इक्वली, बराबर, राउंड रॉबिन फॉर्मेट में। आपसे इंटरव्यू में क्वेश्चन करता है इंटरव्यूअर की लोड बैलेंसर किस फॉर्मेट में लोड बैलेंसिंग करता है, तो आपको क्या कहना है? राउंड रॉबिन फॉर्मेट में करता है, ठीक है। तो यही है लोड बैलेंसर। हम लोग अभी लोड बैलेंसर पे बहुत बड़ा टॉपिक है, कल बात करते हैं आगे। अभी 10:30 हो गया।